हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं एलएलबी सेकेंड ईयर। सेम है आपका फोर्थ, एक्ट है आपका क्रिमिनोलॉजी, कोड है आपका 4004 और क्वेश्चन नंबर है आपका 4। अब से पहले मैं कुछ वीडियोस करा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट पे जाकर उनको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट पे मैं आपकी 3 वीडियोस डाल चुका हूं क्रिमिनोलॉजी की, ठीक है। कुछ बच्चों की कमेंट आ रही थी कि सर हमारा सेमेस्टर मैच नहीं कर रहा है और कोड मैच नहीं कर रहा है। तो सेमेस्टर और कोड से कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने एक्ट के अनुसार तैयारी कीजिए। दूसरी बात, अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए हमारे, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके, कॉल ना करके व्हाट्सएप मैसेज करके उन्हें आप परचेज कर सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आपको पता है, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपको कराता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जो पेपर में जिसकी आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। दूसरी बात, आज का जो प्रश्न है, जो आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बेस के लिए, आपकी नॉलेज के लिए भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। दंड देने के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। दंड का कौन सा सिद्धांत भारतवर्ष के लिए सही है? यह क्वेश्चन अक्सर 10 नंबर और 20 नंबर में अधिकतम आता है। और इसकी जो सिद्धांत हैं, इसके कुछ निम्नलिखित सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत 5 नंबर में आते हैं। कोई एक सिद्धांत दे दिया जाएगा और 5 नंबर में आपको करना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। दंड के प्रमुख सिद्धांत। आपराधिक न्याय के विभिन्न उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए दंड के मुख्य 4 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। नंबर 1 निवारणात्मक यानी प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। दूसरा है निरोधात्मक सिद्धांत। तीसरा है प्रतिकरात्मक सिद्धांत। चौथा है सुधारात्मक सिद्धांत। सबसे पहले हम प्रतिरोधात्मक सिद्धांत यानी निवारण वाले सिद्धांत को देखेंगे। नंबर 1 पे जो है, यहां पे है प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, या वहां पे आ जाएगा आपका निवारण सिद्धांत। ये आपका 5 नंबर में भी आ जाता है, ठीक है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, टिप्पणी आपको 5 नंबर में आ जाएगी। इसका उद्देश्य है दंड इतना कठोर होना चाहिए जिससे भावी भावी का मतलब भविष्य में आने वाला जो अपराधी है, भविष्य में उत्पन्न होने वाला जो अपराधी है, उसको याद करके भयभीत हो जाए। किसको? जो अपराध दिया है उस अपराध को देखकर सुनकर। जिसमें मृत्युदंड सबसे ऊपर है। मृत्युदंड ऐसा हो जो अपराधियों की रूह को कपा दे। जिसमें प्राचीन काल में मध्य काल में दिए दंड प्रमुख हैं। फांसी, शरीर से खाल उतारना, पत्थरों से मार मार कर मृत्यु, फांसी इत्यादि इस प्रकार के दंड का उद्देश्य है दंड के साथ भावी अपराधी को अपराध से रोकना था। इनका कहना था कि अपराध इतना भयंकर दिया जाए कि उस अपराध का नाम सुनकर और देखकर जो उत्पन्न होने वाले अपराधी हैं, जो भविष्य में आने वाले जो अपराधी हैं, बनने वाले अपराधी हैं, इस पीड़ा को, इस अपराध के दंड को देखकर वो कांप जाएं और दोबारा से अपराध ना करें, ठीक है। आलोचना। वर्तमान युग में यह सिद्धांत बहुत ही अव्यवहारिक, अमनोवैज्ञानिक, अतार्किक तथा अवैज्ञानिक ठहरता है। यदि दंड वास्तव में भयात्मक होता तो अपराध बिल्कुल समाप्त हो जाते या उनमें कमी आ जाती, परंतु ऐसा नहीं है। इसकी आलोचना करते कहा गया है कि प्राचीन काल से ही और मध्यकाल में इस प्रकार के दंडों को दिया जाता था, लेकिन फिर भी अपराध कम नहीं हुए। तो ये तो एक क्रूरता हो गई, सही है। तो ये क्या है? एक क्रूरता है। अगर अपराधों में कमी आनी थी तो प्राचीन काल में इस प्रकार के दंड थे, और यहां पर तो जो आपने पढ़े हैं ये कुछ नहीं है, इतने भयंकर भयंकर दंड है। अगर आदमी जो पढ़ने वाला होता है वो पढ़ते पढ़ते ही उसकी रूह कांपने लगती है, और जिसके ऊपर बीत गुजरती होगी उसके उसका क्या हाल होता होगा। ऐसे ऐसे भयंकर दंड है, ठीक है। तो यहां पर बोला है ये एक मनोवैज्ञानिक,
अतार्किक एवं अव्यवहारिक है। ये बहुत गलत तरीका है, ये सही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है निरोधात्मक सिद्धांत। इसमें अपराधी को पुनः अपराध करने से रोकना है, इसलिए अपराधी को जेल में रखा जाता है। यदि अपराध ज्यादा गंभीर नहीं है तो सजा के बाद छोड़ दिया जाता है। यदि अपराध गंभीर प्रकृति का है तो मृत्युदंड दिया जाएगा। इसमें बोला है अपराध कैसा हो, निरोधात्मक सिद्धांत हो, जिससे अपराधी की जो मनोस्थिति है वो सुधरे। लेकिन यहां पर बोला है, एक बात और बोलिए कि अपराधी को एक बार मौका दिया जाना चाहिए, उसे सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन अगर अपराध बहुत ही गंभीर प्रकृति का है तो उसे मृत्युदंड दे देनी चाहिए। सामंड के अनुसार हम सांपों को इसलिए मारते हैं कि वह किसी को खा या काट न लें। यदि सांपों को नहीं मारा गया तो वह हमें नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए मारना सही है। यह बात अपराधियों पर लागू होती है। सामंड ने कहा था, एक एग्जाम्पल देते हुए, जिस प्रकार हम सांपों का सफाया करते हैं, सांपों को हम मार देते हैं, अगर यह नहीं मारे तो इनकी जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी और ये आम जनता को यानी समाज को नुकसान पहुंचाएंगे। उसी प्रकार से अपराधी हैं, अगर इन्हें समय से नहीं मारा, इनका निपटारा नहीं किया तो ये इनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी और समाज को ये परेशान करेंगे। सामंड ने निरोधात्मक सिद्धांत के पक्ष में बात कही थी, लेकिन इसकी फिर एक आलोचना निकली। कांट के अनुसार कांट ने आलोचना की, यह सिद्धांत व्यक्ति को वस्तु के रूप में प्रयोग करता है। कांट ने बोला कि यहां पर अपराधियों को, व्यक्तियों को वस्तु के समान समझा जा रहा है, उसे साधन मानता है, न कि उद्देश्य। यह मानवता के सिद्धांतों से मेल नहीं खाती। प्रत्येक अपराधी को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। उन्होंने, कांट ने बोला कि यह बहुत गलत है। प्रत्येक अपराधी इस प्रकृति का नहीं होता कि उसे मृत्युदंड ही दे दिया जाए। कुछ अपराध ऐसे भी होते हैं जो मजबूरीवश होते हैं या गलती से हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम अपराधी मानकर उसे मृत्युदंड थोड़ी दे देंगे। उसे पश्चाताप के लिए एक मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, उसे जेल भेजकर, उसे सुधार गृह भेजकर उसे और उन्नत व्यक्ति बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तीसरा है प्रतिक्रियात्मक सिद्धांत। यह सिद्धांत बदले की भावना पर आधारित है, जैसे आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत तथा अंग के बदले अंग का सिद्धांत इसमें लागू होता है। यह सिद्धांत जैसे को तैसा वाली कहावत पर आधारित है। आलोचना, वर्तमान युग में सिद्धांत बहुत ही अव्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक, अतार्किक तथा अवैज्ञानिक ठहरता है। यह जो सिद्धांत है, आलोचना हुई है कि यह वर्तमान में बहुत ही ज्यादा गलत सिद्ध होता है। कि अगर किसी एक व्यक्ति से, सपोज करो ए है और बी है, ए ने बी की आंख जो है निकाल दी या फोड़ दी। अब ये प्रतिक्रियात्मक सिद्धांत क्या बोल रहा है कि अगर ए ने आंख निकाली है तो बी भी ए की आंख निकालेगा। तो भाई यहां पर तो दोनों ही अपराधी बना दिए, ये भी अपराधी बना दिया, ये भी अपराधी बना दिया। दूसरी बात, इससे गलती हुई, ये क्षमा भी मांग सकता था, अर्थदंड भी दे सकता था और अपना प्रायश्चित भी कर सकता था, लेकिन ये संतुष्ट भी हो जाता किसी कारण से। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने क्या करा, इसे भी अपराधी बना दिया। और दूसरी बात, अब ये दोनों परमानेंट अपराधी हो गए। ठीक है, अब इनमें कोई संबंध या तालमेल की व्यवस्था नहीं रही और इनके जो सदस्य होंगे, परिवार होंगे, उनमें भी यह भावना उत्पन्न हो गई। तो यानी एक के साथ साथ एक फ्री अपराधी हमें मिला। तो ये जो सिद्धांत है बहुत ज्यादा गलत था। अगर यह दंड भय उत्पन्न करता तो अपराध बिल्कुल समाप्त हो जाता। दूसरी बात, अगर इस प्रकार का अपराध का दंड भयभीत करता लोगों को, तो भय के मारे
आज तक अपराध बिल्कुल समाप्त हो चुका होता, लेकिन आज भी अपराध हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं। और अपराध और क्राइम पहले जैसे नहीं, बहुत ही टेक्निक और बहुत ही गंभीर स्थिति में हो रहे हैं। ठीक है, इस सिद्धांत से अपराध कम नहीं, शत्रु भावना अधिक उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो अपराध की मात्रा कम नहीं, शत्रु भावना ज्यादा उत्पन्न होगी। चौथा सिद्धांत है हमारा सुधारात्मक सिद्धांत। वर्तमान समय में अपराधियों को दंडित करने की जगह सुधार पर अधिक बल दिया जाता है। वर्तमान समय में जो अब हमारा समय चल रहा है उसमें इस प्रकार का दंड है सुधारात्मक। इस सिद्धांत का उद्देश्य अपराधी के चरित्र में सुधार करना है और अपराधी मन में यह भावना पैदा करना है कि अपराध एक बुराई है। मतलब उसे जेल भेजकर, सुधार गृह भेजकर उसे सुधारने की कोशिश, जिससे कि अपराधी मन बदल जाए और वो एक अच्छा नागरिक बन जाए। महात्मा गांधी के अनुसार अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। मतलब जो अपराध किया है उससे घृणा करो, अपराधी से नहीं। भारतीय इतिहास में इसके उदाहरण महर्षि वाल्मीकि तथा अंगुलीमाल आदि महापुरुष हैं। ये दोनों ही महापुरुष जो हमारे इतिहास से संबंधित हैं, ये पहले एक अपराधी हुआ करते थे, लेकिन इनकी मनोस्थिति बदली, इनकी सोचने की स्थिति बदली और ये एक अच्छे नागरिक बने और इन्होंने अपना इतिहास में वर्चस्व बना लिया। ठीक है, डॉक्टर विनोद ग्रेडाफ के अनुसार न्यायाधीश की स्थिति एक डॉक्टर के समान ही है। उसको भी डॉक्टर की तरह बीमारी के कारण की छानबीन करके रोग का उपचार करना चाहिए। यहां पर बोला है जिस प्रकार से एक डॉक्टर रोगी की जांच पड़ताल करने के बाद, टेस्ट करने के बाद उसकी बीमारी का पता लगाता है, उसी प्रकार एक न्यायाधीश को अपराधी के कारणों का, साक्ष्यों का, वादी और प्रतिवादी की सभी की बातें, सबूतों को देखने के बाद ही निर्णय करना चाहिए। ठीक है, उपचार करना चाहिए। आलोचना, यह सिद्धांत अधिक उपयोगी है। इसमें अपराधी को सुधरने तथा जब सजा पूरी करके जेल से बाहर जाए तो अपना जीवन यापन कर सके, इसलिए अपराधी को शारीरिक, बौद्धिक तथा नैतिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। देखो पहले इसके लक्षणों को पढ़ते हैं। आलोचना में क्या है, यहाँ पर बोला है कोई अपराधी है, उसे जेल लेके जाते हैं तो जेल में उसका प्रशिक्षण होना चाहिए, शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक। उसे सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए, जेल में उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, इसकी अब आलोचना करते हैं सामंड। यदि अपराधी को शारीरिक, बौद्धिक व नैतिक प्रशिक्षण व दयाभाव रखा जाएगा तो अपराधी के मन से भय और कम हो जाएगा, जेल भी घर जैसी होगी। इसलिए सामंड कहते हैं न्याय प्रशासन की ओर से न तो ज्यादा सुधारात्मक पद्धति हो और न ही निवारणात्मक पद्धति, बल्कि दोनों में उचित तालमेल होना चाहिए। सामंड कहते हैं अगर हम किसी अपराधी के साथ जेल में मित्रता जैसा व्यवहार करेंगे, दया भाव दिखाएंगे और उसे पढ़ाने की, समझाने की, खिलाने की कोशिश करेंगे तो उसका जो मन है बदलेगा। वो सोचेगा कि भाई जेल भी एक घर जैसी है, यहाँ पे तो बड़े आनंद आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं। ठीक है, तो इनका कहना है कि शत्रु को, अपराधी को इस प्रकार का दंड दिया जाना चाहिए, ना तो ज्यादा कठोर हो और ना ही ज्यादा निवारणात्मक हो, दोनों का तालमेल मिलाकर उसे दंड दिया जाना चाहिए। सही है, थोड़ा भय बना रहे और थोड़ा वो सुधार सीख पाए या सुधार में आ जाए। भारत के लिए दंड का कौन सा सिद्धांत उपयुक्त है, यहां से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है 10 नंबर में। भारतवर्ष में दंड का कोई एक सिद्धांत उपयुक्त नहीं है, सभी का तालमेल जरूरी है। यहां पर बोला गया है कि कोई भी एक सिद्धांत भारत में सही सटीकता से नहीं बैठता है, सही नहीं बैठता है। 4 सिद्धांत हैं, चारों का तालमेल मिलाकर ही बात बन सकती है।
हमें सामंट के इस विचार से सहमत होना चाहिए कि दंड का स्वरूप सुधारात्मक एवं प्रतिरोधात्मक पद्धति के समन्वय के आधार पर दिया जाना चाहिए। यानी कि सुधारात्मक भी हो और थोड़ा प्रतिरोधात्मक, यानी थोड़ा दंड हो थोड़ा सुधार हो। दंड का स्वरूप अपराधी की व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। दूसरा, यहां पर बोला है जो दंड दिया जाए वो व्यक्ति की स्थिति को देखकर दिया जाना चाहिए, उसके मनोस्थिति को देखकर दिया जाना चाहिए, उसके अपराध को देखकर दिया जाना चाहिए। ठीक है। यहां पर बोला गया है अगर कोई अपराधी ऐसी इस प्रकृति का है या ऐसी शारीरिक स्थिति का है कि बहुत ज्यादा कमजोर है, यानी कि बहुत ज्यादा नशा करने वाला व्यक्ति अगर अपराध करके जेल चला जाए, अगर उसके ऊपर ज्यादा कठोर दंड दे दिया जाएगा तो वो जेल में ही मर जाएगा, या इसकी मनोस्थिति बहुत ज्यादा वीक है या पागल तरह का व्यक्ति है, अगर उसे ज्यादा दंड दिया जाएगा तो वो और ज्यादा पागल हो जाएगा या मर जाएगा। यानी कि अगर हम किसी कमजोर है, दुबले पतले या उम्र से ज्यादा का व्यक्ति है, जैसे उसकी उम्र ज्यादा है लेकिन गलती से उसे अपराध हो गया है, अगर हम उसे दंड देंगे तो वो मर जाएगा और ज्यादा सहम जाएगा, अटैक भी आ सकता है। तो यहां पर बोला है ज्यादा कठोर दंड भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, हमारे ही जिले का है। अभी 5-7 वर्ष पहले का ये केस है। उसमें क्या था, 5-7 नहीं, 2012 का केस है, सॉरी 2012 का केस है। उसमें क्या था, एक लड़का एक लड़की के संग गलत काम करता है, यानी 376 का मुकदमा उसमें दायर होता है और वो भी पॉक्सो में। ठीक है। 2012 में आया था पॉक्सो एक्ट, तभी उस पर एक मुकदमा दायर होता है। जो लड़का था उसने बोला कि हाँ मेरे से गलती हुई है लेकिन मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन पुलिस वालों ने थोड़े से लालच में आकर उसे थाने में ही मारा और उसमें इतनी मार लगाई कि जब उसको कोर्ट में हाजिर किया गया तो वो कोर्ट में ही मर गया। ठीक है। अब जो पुलिस थे, जो विवेचक थे, जिसके जो आयोग होता है जिसके अंडर में ये केस चल रहा था, आज भी वो जेल भुगत रहे हैं और जो थाना था पूरा थाना सस्पेंड हो गया है। ठीक है। तो यहां पर बोला गया है इसी वजह से मतलब दंड भी इतना भयंकर ना दिया जाए। पहली बार तो पुलिस को दंड देने का अधिकार ही नहीं है। पुलिस का अधिकार है वो उसे पकड़ के कोर्ट में हाजिर करने का। अगर आप किसी को जेल में भी दंड दे रहे हो तो दंड ऐसा हो जो उस दंड को सामने वाला व्यक्ति झेल ले। ठीक है। सभी के ऊपर समान दंड नहीं लगा सकते। ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ अपराधी सामान्य एवं स्वस्थ प्रकृति के नहीं होते। ऐसे अपराधियों के प्रति सुधारात्मक, यहां पर बोला है कुछ अपराधी ऐसे होते हैं उन्हें आप कितना भी सुधारने की कोशिश करो, जो पेशेवर अपराधी होते हैं वो कभी भी सुधरते नहीं है। या पेशेवर ना हो, कुछ अपराधी ऐसे होते हैं कितना भी जेल में रख लो, कितना भी टॉर्चर कर लो, कितनी भी मारपीट कर लो, वो सुधरते नहीं हैं। कुछ अपराधी सामान्य एवं स्वस्थ प्रकृति के नहीं होते। ऐसे अपराधियों के प्रति सुधारात्मक दंड व्यवस्था लागू करना बेकार है। इसके विपरीत महिला, किशोर एवं प्रथम अपराधी को कठोर दंड देना गलत है। अगर किसी महिला से कोई अपराध होता है, महिला से या किसी बच्चे से, ठीक है, या किसी का प्रथम अपराध है या किसी ने मजबूरी में अपराध किया है, तो ऐसे व्यक्तियों को सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। ये मौका ऐसे व्यक्तियों का होना चाहिए, जैसे महिला है, पहले बार उससे कोई गलती हो गई है, बच्चे से कोई गलती हो गई, या प्रथम अपराधी है जो मजबूरी में उसने कोई अपराध किया है। सुधार उनके लिए नहीं है जो आए दिन मर्डर करते रहते हैं, चोरी, लूट, डकैती, बलात्कार जैसे मामलों को अंजाम देते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को नहीं है।
उन्हें सुधारात्मक दंड पद्धति से सुयोग्य नागरिक के रूप में पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। किनको? महिला, बच्चे, प्रथम अपराधी या मजबूरीवश जिसने अपराध किया है, ऐसे व्यक्तियों को दंड तो दो, लेकिन कम दंड, और ऐसा हो जो इनकी शारीरिक, मानसिक और नैतिक स्थिति में सुधार आए, और जिससे जब ये बाहर आए तो अपना जीवन यापन कर सकें और दोबारा से ये अपराध ना कर पाए। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहां से आपकी टिप्पणी भी आ सकती है 5-5 नंबर की, चारों में से कोई सी भी। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।